गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और कोच प्रतोल चैटर्जी और आप देख रहे हैं CBSE क्रैक्ड। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के पार्ट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस पार्ट हम लोग चैप्टर को एंड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक 5 एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन। Buddhists also developed an alternative understanding of social inequalities. तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी उन्होंने भी ने एक ऑल्टरनेट सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया था अपने माइंडसेट्स में टुवर्ड्स द सोशल इनइक्वालिटीज एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड टू रेगुलेट दिस सोशल कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेवरल कम्युनिटीज़। तो इनके लिए उन्होंने एक आइडियोलॉजी डेवलप किया था, उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो रहा था, वो लोग इसके सल्यूशंस खोज रहे थे एंड ऑल। In a myth found in the text known as the Sutta Pitaka, तो ये टेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट और इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। They suggested that originally, मतलब वो क्या कहते हैं इस टेक्स्ट में कि human beings did not have fully evolved bodily forms, nor was the world of plants fully developed। तो मतलब एक टाइम था जब ना मतलब जो इंसान आज के डेट पे हम लोग पूरे बॉडीली फॉर्म में एकदम इवॉल्व है, हम चल फिर सकते, सोच सकते, हम एनिमल से एक स्टेप बहुत आगे है। तो ये बोल रहे कि हम एक टाइम था जब हम लोग इतने ज़्यादा डेवलप्ड और इवॉल्व नहीं थे। और सिमिलरली जो वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स है, जो प्लांट किंगडम है, वो भी इसी तरह पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। ऑल लिविंग बीइंग्स लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेट। तो ये आइडियलिक स्टेट क्या है? दिस इज अ स्टेट ऑफ पीस एंड हमने इसमें क्या किया था? वी टुक फ्रॉम नेचर ओनली वॉट वी नीडेड फॉर ईच मील। तो मतलब हर दिन जीने के लिए, हर दिन सस्टेन करने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, खाना, पानी, मतलब मीट, जो भी हमको लगता था वो हम नेचर से लेते थे, पर सिर्फ डेली बेसिस पे हम वो एक पीस मेंटेन रखते थे, ना कि मतलब ग्रीड के चक्कर में हमने बहुत कुछ मतलब स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। हम वो नहीं करते थे तब के टाइम पे। However, there was a gradual deterioration of the state as human beings started to become increasingly greedy, vindictive and deceitful। तो जैसे ह्यूमन बींग्स आज के कलयुग जैसे बनने लगे, मतलब सतयुग चला गया तो अभी हम लोग कलयुग में कहते हैं, तो मतलब जैसे अभी के टाइम के लोगों के जैसे हम बनने लगे, थोड़े बहुत ग्रीडी होने लगे, विंडिक्टिव होने लगे, हमको पैसों का लालच होने लगा, हम लोगों को ठगने लगे, हम झूठ बोलने लगे। तो जैसे ये टाइम आगे बढ़ता रहा तो ये जो आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस था दैट स्टार्टेड टू डिटोरिएट। दिस लेड देम टू वंडर व्हाट इफ वी वर टू सिलेक्ट अ सर्टेन बीइंग। तो मतलब फिर तब के लोग क्या सोचते थे कि चलो हम एक काम करते हैं, हम एक इंसान को, हम में से एक इंसान को हम सिलेक्ट करते हैं जो वक्त आने पे गुस्सा वाला हो, जैसे रैटफुल, एंड व्हेन इंडिग्नेशन इज राइट। तो मतलब हम उसको रिस्पेक्ट करें, उसका जो आप क्या कह सकते हो, उसका जो डिसीजन मेकिंग हो वो सही हो, उस पर कोई उंगली ना उठा सके, वो कहीं कहीं टाइम पे गुस्सा हो तो कहीं कहीं टाइम पे वो लोगों को प्यार से समझाए, और वो जब भी कुछ करे जस्टिस को और राइट को, जो भी सही हो वही ये करे। और मतलब अगर कभी किसी ने बहुत बड़ी गलती की तो उसको हमारे कम्युनिटी से बैनिश कर दे, अगर वो बैनिश होने के लायक हो तभी। वी विल गिव हिम इन रिटर्न अ प्रपोर्शन ऑफ द राइस। तो मतलब तब के टाइम पे तो टैक्स वैक्स इतना पॉपुलर नहीं था, तो तब क्या था? बार्टर सिस्टम, काइंड एंड कैश। तो मतलब क्या बोलते हैं हम ना, अगर ऐसा कोई बंदा सिलेक्ट होता है तो हम उसे इन रिटर्न उसके ये काम करने के लिए उसको राइस का एक प्रपोर्शन देंगे। राइस वो तब की से खेती करते होंगे तो इसलिए वो उसका एक पोर्शन उसको देंगे। चोजन बाय द होल पीपल। तो ये ग्रुप ने इतना सोच समझ के फिर एक इंसान को चूज किया एज ए लीडर। इस लीडर को हम कहते हैं द ग्रेट इलेक्ट, और टेक्सुअली लिटरली इसका नाम है महासमट्टा। महासमट्टा। This suggests that the institution of kinship was based on human choice। तो महासमत्ता को चूज करना तो ह्यूमन चॉइस के ऊपर था। उस ग्रुप ने डिसाइड किया था कि हम ऐसे किसी को सिलेक्ट करेंगे, और किसको सिलेक्ट करेंगे वो भी उन्होंने सोचा, इसलिए उसका नाम भी द ग्रेट इलेक्ट है। ही वॉज इलेक्टेड, वो ऐसी पावर पे नहीं आ गए थे जस्ट बिकॉज ही इज अ क्षत्रिय और समथिंग एल्स। विद टैक्सेस एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग, एट द सेम टाइम it reveals recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and also the social relations। So अगर आप इसके implications देखने जाओ तो फॉर इंस्टेंस इफ ह्यूमन बींग्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सिस्टम, तो ये मोनार्की या फिर ये जो आप बोल सकते हो लीडरशिप के अंदर काम करना, ये जो एक पिरामिड होता है पावर स्ट्रक्चर का, इसको क्रिएट करने के पीछे भी हम ह्यूमंस ही थे।
दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन फ्यूचर। तो आज के डेट में जो नीचे जो पिरामिड के टॉप नहीं पर उसके नीचे है पूरा बेस, अभी वो रिवोल्ट कर रहा है ताकि पिरामिड स्ट्रक्चर ब्रेक हो और शायद से कोई स्क्वायर स्ट्रक्चर बने जिसमें हर पोस्ट के लिए हर लेवल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। तो मतलब वही, अगर इस सिस्टम को बनाने वाले हम ह्यूमंस है तो इसमें चेंज और रेडिकल इम्प्रूवमेंट्स लाने वाले भी हम ही होंगे। हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। सो मतलब अगर आप सोर्सेस को देखें अभी इस टाइम पे जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए, once more you will notice that historians considered several elements when they analyze such texts. They usually examine whether a text was written in Prakrit, Pali or Tamil, as these were the languages used for the ordinary people. ये languages usually easy होते थे, तो ये जो common people होते थे उनके लिए होता था, उनको रेफर करने के लिए या उनको समझाने के लिए। तो मास प्रोडक्शन में यही लैंग्वेजेस की बुक्स बनती थी। बट अगर आप सोचो कि मतलब ये लैंग्वेज संस्कृत है, तो मतलब आपको समझा कि संस्कृत का टेक्स्ट बुक मतलब कुछ कम लोगों के लिए बना हो, या फिर जो प्रेस्टीजियस प्रीस्ट, एलीट्स या फिर रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाले हो उनके लिए हो। बिकॉज संस्कृत इज अ लैंग्वेज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रीस्ट एंड एलीट्स। और ये ऑन द डिफरेंट नोट कि मतलब अगर कोई बाहर का आदमी इसको समझने की भी कोशिश करे इसको बहुत टाइम लगेगा, इट्स क्वाइट टफ लैंग्वेज। They also consider the kinds of texts where these mantras learned and chanted by ritual specialists or stories that people could have read or sometimes also heard, and they also retold if they found them interesting. तो मतलब ये देखते हैं कि मतलब वो जो आप टेक्स्ट में लिखा है वो कोई मंत्र है जो मतलब कोई रिचुअल्स के टाइम पे बोला जाता था पंडित द्वारा, या फिर वो कोई स्टोरी है जो पीपल्स ने सुनी, मतलब लोगों ने सुनी हो या कहीं पे पढ़ी हो, या फिर मतलब अगर उनको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वो बार बार बताए जा रहे हैं। तो मतलब जब बार बार बताया जाए तो मतलब अगर आप 10 जनों को एक ही कहानी बोलोगे तो जब कहानी पहली थी जो मतलब पहले बंदे ने दूसरे को सुनाई थी वो एक कहानी होगी, दैट विल बी द प्रिंसिपल स्टोरी। पर जब तक वो 10वें बंदे को ने सुनी होगी, 9th बंदे ने जब 10वें बंदे को सुनाई होगी, तब तक उन 8 बंदों ने मिर्च मसाला जोड़कर उस स्टोरी का कुछ और ही बना दिया होगा। जैसे कि मतलब आप देख सकते हो महाभारत रामायण के कितने वर्सेस है, कितने डिफरेंट वर्जन्स है, क्योंकि वो इतनी सारी जगहों में बार बार बताई गई है, अलग अलग लोगों ने बताई है। कि आज के डेट में ना मतलब सच्ची पूरी प्योर कहानी जो बोलोगे आप यही पूरी कहानी है, ये कहने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, या फिर शायद से वो भी ना मिले। Besides, they try to find out the authors whose perspective and ideas shaped this text. तो मतलब वो लोग फिर क्या करते हैं कि भाई टेक्स्ट को ढूंढने से हमें समझेगा नहीं कि भाई ये स्टोरी क्या रिलेटेड है, क्या बना है, क्योंकि मिर्च मसाला तो जुड़ा होगा ही। तो वो लोग इसलिए क्या करते हैं, वो लोग ताकि ऑथर को ढूंढते हैं कि उस ऑथर के पर्सपेक्टिव्स और उसके आइडियाज से पता चला कि टेक्स्ट किस बारे में और इसको किस तरह शेप किया गया है। एज वेल एज द इंटेंडेंट ऑडियंस, मतलब अगर आप एक ऑथर को पकड़ो, वो ऑथर भी तो एक इंटेंडेंट ऑडियंस के लिए स्टोरी बनाएगा। वो किड्स स्टोरी तो बड़े लोगों के लिए नहीं बनाएगा ना, बड़े लोगों की स्टोरी वो किड्स लोगों को सुनाएगा। तो इसलिए वो एक इंटेंडेंट ऑडियंस से भी पता चलता है कि बंदे ने क्या सोचा और क्या सोच के बनाया है। एज वेरी ऑफन ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस in mind while composing their work. 6.1 Language and the content. The version of Mahabharata we have been considering in this whole chapter is Sanskrit. However, the Sanskrit used in Mahabharata is far more simpler than that of the Vedas or the Prashastis that we discussed in chapter 2. तो मतलब अगर आप ऐसे रिचुअल वाले बुक्स देखो, या वेदास हो गए, आपका प्रशस्ति हो गया, प्रज्ञ प्रशस्ति एंड ऑल, तो उनके अंदर जो संस्कृत का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर कंपेयर टू अगर आप देखो रामायण महाभारत में, उसमें थोड़ा सा कम टफ है या कम डिफिकल्ट है, बिकॉज कि ये जो बुक्स है ये फॉर फन है, मतलब कोई रीडिंग पर्पसेस के लिए है और मास लोगों के लिए। वो मतलब पूरे देश के हर इंसान को तो संस्कृत की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमारे तब के टाइम पर लिटरेसी रेट बहुत कम थी, इसलिए उसका जो लेवल है संस्कृत का थोड़ा सा कम है। ऐसा इट वॉज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड, वही कि मतलब वाइडली पूरे देश में लोग समझे, इसलिए इसका थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो डिफिकल्टी लेवल कम था। हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट्स ऑफ प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर 2 ब्रॉड हेड्स। ये ब्रॉड हेड्स क्या है? एक है नरेटिव। नरेटिव क्या होता है? सेक्शंस दैट कंटेन स्टोरीज, मतलब शॉर्ट स्टोरीज हो गया, कोई कहानियाँ हो गई, तो मतलब ऐसी चीज़ें तो आप कह सकते हो फिक्शन हो, वो होती है आपके ये नरेटिव। और जो दूसरी होती है डिटेक्टिव, डिटेक्टिक। तो डिटेक्टिव क्या होता है? मतलब आप सोशल नॉर्म्स के बारे में कोई प्रिस्क्रिप्शन या फिर उस समय के सोसाइटी के बारे में कुछ बातें,
तो ये सब चीज़ें जब आती है कि मतलब डिडैक्टिक का असली मतलब है डिडैक्टिक refers to something that is meant for purpose of instruction। तो मतलब नरेटिव हो गया सॉर्ट ऑफ फिक्शनल और डिडक्टिक हो गया नॉन फिक्शनल, सोसाइटी रिलेटेड हो जाता है। बट ये जो डिवीजन आपने देखा कि मतलब ये हो गया आपका डिडक्टिक हुआ आपका नॉन फिक्शन, नरेटिव हुआ फिक्शन, ये एक्चुअली इनका डिफरेंस इतना ज़्यादा वाटर टाइट नहीं है। Sometimes we see that the didactic section includes stories and also the narrative usually contain a social message। तो मतलब ये दोनों भी इंटरमिक्स होते हैं। However, generally historians agree that the Mahabharata was meant to be a dramatic moving picture, I mean a story, and this was done that the didactic portions were probably added later। तो मतलब अगर महाभारत का जो मतलब कहते हैं हिस्टोरियंस कि मतलब महाभारत वॉज मेंट टू बी अ मूविंग स्टोरी, मतलब वो एक स्टोरी रहनी चाहिए थी, इतना ज़्यादा उसको मतलब सोशल मैसेज है ये सब रिलेटेड वो था नहीं, सोशल नॉर्म्स मतलब फिर तो मनुस्मृति क्या है वो मनुस्मृति जैसा उनको बनाना नहीं था, जैसा स्टोरी बुक। तो इसीलिए उनने कभी मेंट ही नहीं किया था कि इससे कुछ सोशल मैसेज बाहर जाए। पर अगर आप देखते हो कि अंडर सोशल मैसेजेस है, डिडक्टिक्स है, तो आप ये मान सकते हो कि ये ना बाद में ऐड किए गए थे स्टोरी में। इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इतिहासा विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन। इसका लिटरल मीनिंग है डज इट वॉज, और इसलिए आपको पता होगा इतिहासा को ही इंग्लिश में हम लोग जनरली ट्रांसलेट करते हैं एज हिस्ट्री। वी आर नॉट श्योर, सम हिस्टोरियंस थिंक दैट द मेमोरी ऑफ एक्चुअल कन्फ्लिक्ट अमंग स्किन फ्लोक्स वॉज प्रिजर्व्ड इन द नरेटिव। Others point out that there is no other corroborative evidence of the battle। तो मतलब यही बात है। अभी आप अगर सोचोगे कि मतलब was there a real war that had taken place, मतलब ये जो दो कजिन्स के बीच में वॉर असली में हुआ था जो इस टेक्स्ट के द्वारा हम लोग या एपिक के द्वारा हम लोग याद कर रखते, मतलब ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब नहीं, इसके तो हमारे पास उतने असली सबूत नहीं है। ऑथर्स एंड डेट्स, who wrote the text? This is the question to which there are several answers। The original story was probably composed by charioteers, bards, also known as the sutas, who generally accompanied Kshatriya warriors to the battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievements। तो फाइनल वॉर में आपको अगर याद हो कि कृष्ण भगवान उनको लेके गए थे अर्जुन को, तो ही वॉज हिज चैरिटियर्स बार्ड। तो मतलब आप सोच सकते हो कि शायद से वो सूटा हो, पर एक्चुअली एज हम लोग जानते हैं कृष्ण को तब विष्णु से कंपेयर करके मतलब उनको मिलाकर कहते हैं कि मतलब वो भगवान थे एंड ही जस्ट टुक पार्ट इन द वॉर फॉर द ग्रेटर गुड। तो मतलब उन्हीं का रोल जो बाकी लोग प्ले करते हैं, मतलब बाकी जो लोग थे वॉरियर्स क्षत्रियज, उन लोगों को भी जो हॉर्समैन में लेके जा रहे थे, उनके जो चैरिटियर्स बार्ड्स थे वही सूटास थे। तो मतलब इन सब की कहानियाँ, इन सब की पोएम से आप कह सकते हैं ओरिजिनल स्टोरी को फॉर्म किया गया होगा। These compositions circulated orally। तो इन लोगों ने जो भी अपनी आंखों देखी देखा, इसको उन्होंने लिखा भी और ओरली ज़्यादातर बताया। Then from the 5th century BCE, Brahmanas took over the story and began to commit it to writing। तो मतलब जब चैरिटियर बार्ड्स इस स्टोरी को कर रहे थे या इस पे इंक्लूड थे, तब तक स्टोरी का सर्कुलेशन ओरली हो रहा था और इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था। पर जैसे ही 5th सेंचुरी BCE में ब्राह्मणास ने टुक ओवर किया इस स्टोरी पे, उन्होंने इसमें हक जताया, तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया इसकी राइटिंग, और वी हैव सम राइटिंग प्रूफ फ्रॉम देन। दिस वाज द टाइम व्हेन chieftains such as those of the Kurus and Panchalas around whom the story of the epic revolves were gradually becoming kingdoms। तो ये chiefdoms ही ना इस टाइम पीरियड के अराउंड धीरे धीरे करके किंगडम्स बन रहे थे। Did the new kings want their itihasa to be recorded and preserved more systematically? ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। It is also possible that the upheavals that often accompanied the establishment of such states where old social values were often replaced by the new ones। तो ऐसे states जहाँ पे मतलब आपके पुराने social values को नए social norms के साथ replace किया जाए are reflected in some parts of the story of this epic। We notice another phase in the composition of the text between 200 BCE and 200 CE। This was the period when the worship of Vishnu was growing in importance, and Krishna, one of the most important figures in this epic, was coming to be identified with Vishnu। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। Between 200 and 400 CE, large didactic sections, जो बहुत सारे social message देने वाले sections, were starting to resemble the Manusmriti, और उन्हीं से ज़्यादातर इन टेक्स्ट को ऐड किया जाता था हमारे महाभारत के एपिक में।
तो जैसे ही एडिशंस होने लगे और टेक्स्ट मतलब ये एपिक जो पहले 10,000 वर्सेस से थोड़ा कम था, दैट ग्रू इनटू अ कंप्राइजिंग कंपाइलेशन ऑफ 1 लाख वर्सेस। तो मतलब ये जैसे डिटेक्टिव सेक्शन आने लगा ये इतना बड़ा हो गया, 10,000 से सीधा 1 लाख वर्सेस पे एस्टैब्लिश हो गया वो। दिस enormous composition is traditionally attributed to a sage named Vyasa. The search for convergence. Mahabharata, like any other epic, contains vivid descriptions of battles, forests, palaces and settlements. तो महाभारत का तो हम सबको ये पता ही है कि उसमें कितने अच्छे से उनके बैटल्स, वहाँ के फॉरेस्ट, वो जिन राजमहलों में रहते थे या उनके जो सेटलमेंट्स थे उनको कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इन 1951 टू 1952 हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, ही एस्केवेटेड अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर। तो मतलब इनका नाम आपको कोइंसिडेंटल लगता होगा अगर आपने महाभारत पढ़ी हो तो, इन मेरठ उत्तर प्रदेश। तो मतलब सिर्फ इसका नाम ही एक कोइंसिडेंटल वैल्यू नहीं होल्ड करता, बट द लोकेशन ऑफ द साइट इन द अपर गंगा डोब इज ऑल्सो कोइंसिडेंटल एज द कुरु किंगडम वॉज सिचुएटेड ओवर देयर। दिस सजेस्ट दैट इट मे हैव बीन द कैपिटल ऑफ कुरुस मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि ये वही हस्तिनापुर है जिसके बारे में हमने महाभारत में पढ़ा था। लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स, और अभी के लिए हम लोग सिर्फ 2 मतलब सेकंड और थर्ड ऑक्यूपेशन लेवल में ही इंटरेस्ट रखते हैं। सो दिस इज व्हाट लाल नोटेड अबाउट द हाउसेस इन द सेकंड फेज। तो पहले हम लोग सेकंड फेज की चर्चा करते हैं। 12th to 7th centuries BCE, within limited area excavated, no definite plans of houses were obtained, but walls were of mud and mud bricks were duly encountered। तो मतलब आपको क्या बोलोगे, वहाँ पे कोई मतलब प्लान सिटी नहीं बनता था, पर उनकी जो दीवारें थी उन दीवारों में मड ब्रिक्स और मड देखा गया है, वो बहुत ज़्यादा ही देखा गया है। द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विद प्रोमिनेंट रीड मार्क्स सजेस्टेड दैट सम ऑफ द हाउसेज हैड रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर विथ मड। तो मतलब आप कह सकते हो जो सीमेंटिंग एजेंट होगा, जो मतलब 2 ईंटों को एक साथ रखे या रीड्स को एक साथ रखे, तो सीमेंटिंग एजेंट था मड। और कुछ अमीर घरों में वो मड प्लास्टर, मतलब आप कह सकते हो कुछ अमीर घरों में जो ब्रिक्स यूज होते थे वो मड ब्रिक्स थे, और जो गरीब घर थे या फिर जो कोस्टल एरिया के घर थे वहाँ पे रीड से बनते थे, रीड वॉल्स। तो वहाँ पे या तो आपके घर में वॉल्स ऑफ मड होगा या फिर वॉल्स ऑफ रीड। इन थर्ड फेज विच वॉज in 6th to 3rd centuries BCE, he noted that houses of this period were built of mud brick as well as burnt bricks। तो mud brick से ज़्यादा ये sun dried या burnt bricks होते हैं, थोड़े hard होते हैं, and they last longer। Soakage jars and bricks drains were used for draining out refuse water। तो मतलब घर से जो भी पानी को मतलब बाहर दिया जाता है, ड्रेनेज होता है, तो ये सोकेज जार्स और ब्रिक ड्रेन्स यूज होते थे उसके लिए। While terracotta ring wells may have been used both as wells and the drainage pits। Was the description of the city in the epic added after the main narrative had been composed? तो मतलब ऐसा मान सकते हैं कि मतलब शायद से आपका जो सिटी का डिस्क्रिप्शन है हस्तिनापुर का, वो एपिक में मेन नरेटिव के बाद, जो मतलब मेन नरेटिव कंपोज हुआ था असली, जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, जो असली स्टोरी थी व्यासा द्वारा, उसके बाद उसको ऐड किया गया होगा हस्तिनापुर के डिस्क्रिप्शन को। When after the 6th century BCE, urban centers flourished in this region, or was it a flight of poetic fancy? मतलब आप इसको कैसे बोल सकते हो कि मतलब इसमें भी 2 पॉइंट है। या तो मतलब हम मान सकते हैं कि हाँ, दुकान बनने के बाद, रीजन को डेवलप होने के बाद उन्होंने मेन स्टोरी में इसको ऐड किया, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि दिस वाज जस्ट अ पोएटिक फैंसी। मतलब व्यासा ने अपने मन से ही जो इमेजिन किया वो उन्होंने हस्तिनापुर के इमेजिनेशन से लिखा। अब कोइंसिडेंटली फ्यूचर में भी हस्तिनापुर वैसा ही दिखने लगा, तो दिस वाज जस्ट कोइंसिडेंस। जैसे कि मतलब रामायण में कहते हैं कि वो जब अयोध्या आए थे तो वो कोई उड़न घटोले सॉर्ट ऑफ उस टाइम के एयरक्राफ्ट पे आए थे, जो कि सबको पता है इट्स इम्पॉसिबल, पर वो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब तुलसीदास या फिर जो उसने बुक्स लिखी थी जिन्होंने रामायण, उन लोगों की वो कहानियाँ थी या फिर उनका इमेजिनेशन था जो ये किया, which cannot always be verified by comparisons with other kinds of evidence। तो मतलब ये चीज़ अभी आपको जब दिमाग में आएगी, आपको इसका असली आंसर कभी पता नहीं चलेगा, या तो इमेजिनेशन था या तो इन्होंने बाद में ऐड किया था। यू कांट बी श्योर। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड्स इन महाभारत इज द्रौपदीज मैरिज। तो मतलब द्रौपदी का मैरिज ही आई गेस सबको महाभारत से कनेक्ट होता है। जैसे आप महाभारत वर्ड सुनो तो द्रौपदी के मैरिज का सीन ही सबके दिमाग में आता है।
एंड द्रौपदी का मैरिज इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज शी वॉज द ओनली वुमन हु मैरिड or became the common wife for the five Pandavas, an instance of polyandry that is central to the narrative. It is evident that the authors attempted to explain it in a variety of ways. तो मतलब इसके बहुत अलग अलग वेज में इसको एक्सप्लेन किया गया था ऑथर्स द्वारा. तो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी चलो हम लोग एक बार द्रौपदी के मैरिज के बारे में पढ़ लेते हैं. Drupada, the king of Panchala, organized a competition where challenge was to string a bow and hit a target. तो उस समय वहाँ पे चैलेंज क्या था कि एक बो को स्ट्रिंग कीजिए, एक बो को मतलब वो रस्सी धागा बांधे और उसके बाद एक टारगेट को हिट कीजिए, और जो इस कंपटीशन का विनर होगा ही वुड बी चूजन टू मैरी हिज डॉटर द्रौपदी. तो द्रौपदी द्रुपदा की बेटी थी और इस चैलेंज में अर्जुना वॉज विक्टोरियस एंड वॉज गार्लैंडेड बाय द्रौपदी. द पांडवास रिटर्न विथ हर टू देयर मदर कुंती, हु इवन बिफोर शी सॉ देम आस्क्ड देम टू शेयर व्हाटएवर दे हैड गॉट. तो मतलब वो लोग जैसे मतलब क्या बोल सकते हैं, वो लोग एक जंगल में रहते थे, रोज का खाना उतना नहीं मिलता था, तो जो भी खाना आता था या मिलता था हंटिंग करके या फिर खेती करके, माँ कहती थी कि तुम लोग सब उसको इक्वली बांट दो. तो माँ ने बिना देखे कि मतलब अर्जुन अपनी बीवी के साथ आया, उन्होंने कहा जो भी है उसको अपने बीच में इक्वली बांट दो. तो मतलब उस मोमेंट उनको रियलाइज हुआ कि शी मेड अ मिस्टेक व्हेन शी सॉ द्रौपदी, बट हर कमांड कुड नॉट बी वायलेटेड. आफ्टर मच डिलिबरेशन युधिष्ठिर डिसाइडेड दैट द्रौपदी वुड बी देयर कॉमन वाइफ. तो मतलब युधिष्ठिर जो उनका सबसे बड़ा भाई था उसने डिसाइड किया कि देखो माँ ने गलती ही की हो पर उनकी जो कमांड है उसको हम वायलेट नहीं कर सकते, जिस कारण अब से द्रौपदी उन सबकी कॉमन वाइफ रहेगी. व्हेन द्रुपदा वाज टोल्ड अबाउट दिस ही प्रोटेस्टेड. तो ये बात तो किसी के भी पापा को अच्छी ना लगे कि उनकी बेटी 5 लोगों की पत्नी है और उनको 5 लोगों का काम करना होगा, लाइक तो उसको उसने प्रोटेस्ट किया. The seer Vyasa arrived and told him that the Pandavas were in reality incarnations of Indra. तो वो क्या कहते हैं कि वो इंद्रा के ही अवतार है, whose wife had been reborn as Draupadi. तो सारे पांडव हमारे इंद्र के ये है वंशज, या फिर आप बोल सकते हो उसके री इनकारनेशन से उनके अवतार है, और उनकी जो बीवी थी वो द्रौपदी उसका रीबॉर्न बन के आई है. एंड दे वर thus destined for each other. तो ये 5 पांडव ही द्रौपदी के डेस्टिनी थे. व्यासा एडेड दैट इन अनदर इंस्टेंस अ यंग वुमन हैड प्रेड शिवा फॉर अ हस्बैंड. तो मतलब वो कहते हैं कि एक इंस्टेंस में या फिर मतलब एक जन्म में जो द्रौपदी थी उसने शिवा से अपने हस्बैंड के लिए कोई प्रार्थना की थी, और उसके ओवर एंथुजियाज्म के चक्कर में उसने गलती से 5 बार ये कर दिया, जबकि उसे सिर्फ एक बार करना चाहिए था. मतलब अगर आप देखो तो अगर एक बार किया तो फिर आपको एक हस्बैंड मिलता, 5 बार कर दिया, इसलिए द्रौपदी को शिवा खुश होकर 5 हस्बैंड्स दे दिए. एंड ये सब सुनने के बाद, ये जो मेरे को तो बहुत वाहियात तर्क लगते हैं, ये सब सुनने के बाद द्रुपदा ने कहा कि हाँ ही गेव कंसेंट टू हिज मैरिज, एंड उसने एक्सेप्ट कर लिया 5 पांडवों को अपने इसके नाम पे, सन इन लॉ के नाम पे. Present day historians suggest that the fact that the authors described a polyandrous union indicate that polyandry may have been prevalent amongst the ruling elites at some time or some other era. तो मतलब इस चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना, इतने बड़े एपिक में उसको इंक्लूड करने का मतलब है कि पॉलीएंड्री एक ज़माने में या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉयल फैमिलीज़ में होता था, या फिर ये एक टर्म था जो बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट था. Polyandry gradually fell into disfavor amongst the Brahmanas, who revoked and developed the text through the centuries. तो उन्होंने फिर क्या किया, ब्राह्मणास को जब ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इस पूरे एपिक को रिवोक किया एंड ट्राई टू डेवलप अ न्यू टेक्स्ट. मतलब इसी के अंदर चेंजेस करके नया टेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग फ्रॉम सेंचुरीज. सम हिस्टोरियंस दैट विल हैव प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री may have seemed to have unusual or even undesirable from the Brahmanical point of view. तो मतलब पॉलीएंड्री से उन ब्राह्मण्स को अनयूजुअल नहीं लगता, बट इट इज़ ऑल्सो अनडिजायरेबल इन देयर आइज. इट वॉज एंड इज स्टिल प्रिवेलेंट इन द हिमालयन रीजन. तो मतलब इसमें आज भी चेंजेस नहीं आए. हिमालयन रीजन्स में तो ये आज भी होता है पॉलीएंड्री, मतलब एक औरत के बहुत सारे हस्बैंड्स. Others suggest that there may have been a shortage of women during time of warfare and this led to polyandry. तो मतलब एक और हिस्टोरियन क्या कहते हैं कि मतलब ड्यूरिंग वॉरफेयर सारे लोग तो युद्ध में चले जाते हैं, तो वो लोग कहीं और रहते और उनकी फैमिली या फिर जो औरतें रहती है वो कहीं और रहते हैं,
जिसका इन शॉर्टेज के कारण जो भी अगर एक औरत हो तो उसके बहुत सारे कॉमन हस्बैंड्स होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद से इस कारण पॉलीएंड्री बहुत कॉमन होने लगा होगा उस टाइम पे। इट इज एट्रीब्यूटेड टू अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। तो मतलब पॉलीएंड्री इज नॉट समथिंग लाइक टू बी सेलिब्रेटेड, इट्स लाइक अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। डायनामिक टेक्स्ट। The growth of Mahabharata did not stop with the Sanskritic version. Over the centuries, versions of the epic were written in a variety of languages through an ongoing process of dialogue between the peoples, communities, and those who wrote the text. The central story of the epic was often retold in different ways. तो इनमें मिर्च मसाला डाल के थोड़ी बहुत चीज़ें जोड़ के और कुछ चीज़ें हटा कर, जैसे ब्राह्मणस आई गेस पॉलीएंड्री के बारे में नहीं बताते होंगे, वो उसको काट कर कुछ और जोड़कर बताते होंगे। एंड एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। तो जो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता वो पेंटिंग्स या फिर स्कल्पचर्स जो मंदिरों में रहते हैं वो देख के महाभारत के एपिसोड्स को समझते होंगे, जो फेमस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं महाभारत के। दे वर ऑल्सो सेवरल थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो महाभारत एक तरह से प्लेस, डांस और बाकी सारे नरेशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा थीम बन चुका था, जो आज के डेट में भी लोग फॉलो करते हैं। आज भी आप कई कल्चरल इवेंट्स में देखते हो कि महाभारत के ऊपर कोई एपिसोड या कोई नाटक हो रहा होगा। एन एपिसोड फ्रॉम महाभारत दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय महाश्वेता देवी, अ कंटेम्प्रेरी बंगाली राइटर known for raising her voice against all forms of exploitation and oppression. She works out an alternative possibility from the main story of the Mahabharata. और इसके लिए उन्होंने ये स्टोरी इसलिए चूज किया बिकॉज दिस ड्रॉस अटेंशन टू क्वेश्चंस ऑन विच द संस्कृत टेक्स्ट फेल साइलेंट। तो जो आंसर्स संस्कृत टेक्स्ट ने नहीं दिए तो हमारी ये बंगाली राइटर महाश्वेता देवी ट्राइड टू आंसर फ्रॉम हर शॉर्ट स्टोरी। The Sanskrit text describes how Duryodhan plotted to kill the Pandavas by inviting them to stay in a specially prepared house of lac, which he planned to set on fire. Forewarned, the Pandavas dug a tunnel to ensure their escape. तो मतलब वो लोग ये कि मतलब पांडवा इनके हीरो है मतलब स्टोरी के सॉर्ट ऑफ, तो इसलिए मतलब दुर्योधन जो उनका विलन था, तो जब ये सेम चीज़ दुर्योधन ने किया था उसके बारे में संस्कृत टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा बताया गया, उसको बहुत ज़्यादा हम लोग गलत मानते हैं, वी despise this guy and all. But then Kunti arranged for a small feast. While most of his invitees were Brahmanas, a Nishada woman came with her 5 sons. मतलब जहाँ तक की बात है कि सारे ब्राह्मणस थे, एक निषादा भी आया था, मतलब एक निषादा वुमन आई थी जिसके 5 बेटे भी थे, वो उस फीस्ट में आए थे। When they were all tired with drinking, मतलब क्या बोल सकते हैं, ड्रिंकिंग करने के बाद जब वो लोग सॉर्ट ऑफ अनकॉन्शियस हो रहे थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, दे स्टार्टेड टू फेल ऑफ टू स्लीप। द पांडवास एस्केप्ड सेटिंग फायर टू दियर हाउस। तो मतलब व्हेन द बॉडीज ऑफ दीज वुमेन एंड हर सन्स वर डिस्कवर्ड, पीपल थॉट दैट द पांडवास वर डेड। तो देखिए, तो तब क्या मतलब इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता था नहीं, और संस्कृत टेक्स्ट में भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया था। दे जस्ट फेल साइलेंट ऑन दिस। In her short story titled Kunti O Nishadi, Mahashweta Devi takes up the narrative from where the Mahabharata ends it. She sets the story in a forest where Kunti retires after the war. Kunti now has time to reflect on her past and often confesses to what she regards as her failing, talking with the earth, the symbol of nature. तो मतलब यहाँ पे अर्थ को वो नेचर का सिंबल मानते हैं। और अभी देखिए वॉर खत्म हो चुका है, द महाभारत का द फेमस वॉर हैज एंडेड। तो अभी मतलब वो रिटायर हो चुकी है, मतलब वॉर से रिटायर हो चुकी है, अभी वो शांत लाइफ जी रही है। यहाँ पे उसके बाद अभी टाइम है कि वो अपने सारे गुनाहों के बारे में रिफ्लेक्ट करे और उन्हें कन्फेस कर सके रिगार्डिंग टू ऑल हर फेलियर्स। एवरी डे शी सीज द निषादास हु कम टू कलेक्ट अ वर्ड, हनी, ट्यूबर्स एंड रूट्स। वन निषादी, अ निषादा वुमन, often listens to Kunti when she talks with the earth. तो यूजुअली लोग आते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, पर वो देखती है कि एक निषादी रोज आती है तो जस्ट लिसन टू कुंती व्हेन शी टॉक्स विद द अर्थ, जो मतलब नेचर का सिंबल है यहाँ पर। कुंती नोटिस दैट द निषादी वाज वाचिंग हर एंड was startled when she spoke to her and asked if she remembered the house of lac. Yes, Kunti said, she did. Did she remember a certain elderly Nishadi and her 5 young sons, and that she had served them wine till they were senseless, while she escaped with her own sons? That Nishadi, not you.
कुंती एक्सक्लेम्ड। तो मतलब आप कह सकते हो कि यही वो निशादी थी जो मतलब उसका हेलुसिनेशन होगा या फिर कोई उसके कह सकते हो घोस्ट हो, जो भी हो। तो ये आई थी उसको ये समझाने और उसको ये याद दिलाने की तुमको याद है मेरी आपने ऐसा कुछ किया था। द निशादी रिप्लाइड दैट द वुमन हु वाज किल्ड हैड बीन हर मदर इन लॉ। तो मतलब ये कोई घोस्ट या वो नहीं है, ये एक्चुअली उसकी मतलब जो निशादी मरी थी ये उसकी ब्रदर इन लॉ मतलब उसकी बेटी मतलब कह सकते हो उसकी घर की बहू है ये। सो शी एडेड while Kunti had been reflecting on her past, not once did she the 6 innocent lives that were lost because she had wanted to save herself and her sons। तो मतलब उसको तो बेसिकली सिर्फ ब्राह्मणास को मारना था, बट उस चक्कर में उसने 6 इनोसेंट लोगों की जान ली थी जस्ट बिकॉज कि वो ग्रीडीली अपने आप को और अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। As they spoke, flames grew nearer. The Nishadi escaped to safety, but Kunti remained where she was and hence was burned and died। तो यहाँ पे टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन 2 में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल वेज में टाइमलाइन दिए गए, तो आपको इनमें से आप एक बार आग बुला सकते हो। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। सो अगर आपको मेरे ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको मेरे वीडियोस और भी देखने हैं तो इनके नोटिफिकेशंस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके सेट ऑल पे कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किसका वेट कर रहे थे, कर दीजिए। और अगर आपको मेरे ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझ जैसे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करके वीडियोस अपलोड करते हैं, हम जैसों के मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।